हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी स्टडी पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं टॉपिक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में जो सैलरी टॉपिक है उसके एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सैलरीज कौन से चार्जिंग सेक्शन में आता है? सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। Which of the following income is chargeable to income tax under the head salaries? जब हम सैलरीज को कैलकुलेट करते हैं कौन कौन सी इनकम आएगी? सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू कौन सी होती है? जो सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे नहीं की। एडवांस सैलरी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पहले ही वो सैलरी पे कर दी है। और एरियर्स ऑफ सैलरी, देखिए सैलरी ड्यू होती है जो उसे पहले ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक एम्प्लॉय को नहीं मिली। लेकिन एरियर्स और ड्यू में डिफरेंस ये होता है कि एरियर्स होता है पिछले सालों का। जैसे मान लीजिए लास्ट टाइम आपको 25,000 पर मंथ मिल रहा था और इस बार से आपको 30,000 मिल रहा है। लेकिन कोई रेगुलेशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको पिछले 4-5 सालों का या फिर 4 to 5 मंथ्स का आपको 500 एक्स्ट्रा मिलेगा पर मंथ। और वो जब इस साल में आकर एक साथ आपको मिलता है, मान लीजिए वो 5 मंथ्स का है 2500, तो वो इसे हम क्या करेंगे? एरियर्स ऑफ सैलरी कहेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये सभी सैलरीज में टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉय टू एन एसएससी इन द प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट इज नॉन एज। सैलरी ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं हुई है, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन ए, सैलरी ड्यू। इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। किस लिए? अगर आपको सैलरी हेड में आना है, रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड द पेइंग। पेयर कौन है? जो पेमेंट करने वाला है, यानी कि एम्प्लॉयर। और पे कौन है? एम्प्लॉय, जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर रिसीव्स रेम्यूनरेशन फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन। टीचर को जो उसकी अलग से सैलरी मिलती है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया है। इन्होंने क्या बोला है कि एक टीचर को क्वेश्चन पेपर सेट करने पे जो पेमेंट उसे रिसीव होती है तो वो किस में आएगी? क्या पोजीशन होगी उसकी? तो वो आ जाएगी हमारे अदर हेड में। It will be chargeable under the head income from other sources. Option B is the right answer, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये इसको जो पेमेंट मिल रही है सिर्फ क्वेश्चन पेपर सेट करने पे मिल रही है, इसको मंथली पेमेंट नहीं मिल रही है ये। सो इसलिए ये किस में आ जाएगी? अदर सोर्स में आ जाएगी। Which section gives the definition of salary? सैलरी की डेफिनेशन किस में दी हुई है? सेक्शन 17(1) में। Which among us the following is not included under the inclusive definition of salary? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जब हम सैलरी की डेफिनेशन लेते हैं इनमें से क्या नहीं आएगा, लेकिन इनमें ये सारी चीजें ही आ जाएंगी। वेजेस को भी हम इंक्लूड करेंगे, एन्युटी और पेंशन जो मिलती है उसको भी, और जो ईपीएफ आरपीएफ जो भी है ये सब सैलरी में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज, नॉट इंक्लूडेड। अगर इन्होंने पूछा होता इंक्लूडेड अंडर द हेड सैलरी तो यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह पे क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सब इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब ऑन 1 जुलाई 2019 at monthly salary of 25,000. His salary becomes due on last day of each month. His taxable salary for assessment year 2021. तो उसका जो प्रीवियस ईयर है वो क्या बनेगा? 1 अप्रैल 19 to 31 मार्च 20। तो यहाँ पे जो इस प्रीवियस ईयर में इसके हिसाब से कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 1 जुलाई 19 से। तो ये कितने मंथ्स हो गए? वैसे तो हो गए, यहाँ पे तो होंगे 12 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे इस केस में कितने हो गए? 9 मंथ्स की सैलरी हो जाएगी। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, महीना खत्म हुआ उसको सैलरी मिल रही है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9।
तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 2,25,000. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next question. Mr. A joins a job on 1st July 2019 at a monthly salary of 20,000. His salary becomes due on first day of next month. Next month के first day पे उसकी सैलरी ड्यू होती है, तो इस केस में क्या आ जाएगा? 1st जुलाई 19 से 31st मार्च 20 तक. वैसे तो सैलरी डायरेक्टली ही 9 मंथ्स की हो जानी थी, लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि नेक्स्ट मंथ में हो रही है, तो इस साल इसकी सैलरी कितनी आ जाएगी? 8 मंथ्स के लिए. 8 मंथ्स के लिए 20,000 कितना आ जाएगा? 1,60,000. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब ऑन 1st जुलाई 2018 एट अ मंथली सैलरी ऑफ 20,000. ही गॉट एन इंक्रीमेंट 1,000. देखिए, जब उसने ज्वाइन किया उसकी सैलरी कितनी थी? 20,000 थी, लेकिन उसको इंक्रीमेंट कब लगना शुरू हुआ? जुलाई 19 में. तो उसकी जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, यानी कि अप्रैल, मई और जून, उसमें तो उसकी सैलरी 20,000 थी, ठीक है. लेकिन जब जुलाई मंथ आया तो तब से उसकी सैलरी कितनी हो गई? 21,000. तो 3 मंथ्स के लिए कितनी हो जाएगी? 60,000. और नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए कितनी हो जाएगी ये? 189. 189 और 60, ये टोटल कितना हो जाएगा? 249. लेकिन अब इसको देखना पड़ेगा कि कब ड्यू हो रही है, सैलरी कब ड्यू हो रही है? लास्ट डे को हो रही है ईच मंथ. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब ऑन 1st जुलाई 2018. उसकी सैलरी कितनी है? सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ को उसकी सैलरी ड्यू हो रही है. मतलब जो मार्च की सैलरी थी वो अप्रैल में, देन अप्रैल की मई में, मई की जून में और जून की जुलाई में. तो इसी हिसाब से अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 मंथ्स में क्या आ जाएगा? इसकी सैलरी 20,000 आ जाएगी. और नेक्स्ट के जो 8 मंथ्स हैं उसमें कितनी आ जाएगी? 21,000. तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 2,48,000. 80,000 यहाँ पे एंड 168 यहाँ पे. तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,48,000. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैलरी ऑफ एस becomes due on last day of the month but is paid on 7th of next month. उसकी सैलरी कितनी है? 40,000 है पर मंथ, लेकिन उसको पे कब कर रही है? 7th of next month. Also salary of April 20, May 20 received in advance in March 20. तो अभी इन्होंने क्या बोला है कि नेक्स्ट, वैसे तो यहीं से मार्च 20 में हमें पे हो गया, मतलब इनका फाइनेंशियल ईयर क्या बनता है? 1st अप्रैल 19 टू 31st मार्च 20. लेकिन मार्च मंथ में हमें नेक्स्ट के जो अप्रैल, मई, इन 2 मंथ्स की सैलरी एडवांस में मिल चुकी है. तो ऊपर हमने रीड किया था कि एडवांस सैलरी का एक रूल होता है, ड्यू और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. सैलरी ड्यू तो होगी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन हमें इसकी पेमेंट पहले मिल चुकी है, तो ये इसी बार में, इसी साल ही ये टैक्सेबल हो जाएगी. तो इसकी जो सैलरी है कितनी आ जाएगी? 12 मंथ्स तो ये खुद के हो गए और ये अप्रैल और मई एडवांस की सैलरी के हो गए. तो टोटल हो गए हैं 14 मंथ्स की सैलरी. 14 मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो सैलरी कितनी आ जाएगी? 5,60,000. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब इन द ग्रेड ऑफ. देखिए, ग्रेड क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है जैसे 20,000, लेकिन उसमें ग्रेड पे में क्या होता है कि हर साल उसकी 500 इंक्रीमेंट लग जाएगा. कब तक? जब तक कि उसकी सैलरी 25,000 नहीं हो जाती. जैसे ही 25,000 हुई तो एवरी ईयर उसके कितना इंक्रीमेंट लगेगा? 1,000. और जैसे ही 40,000 हो जाएगी उसकी सैलरी तो इंक्रीमेंट कितना बढ़ता जाएगा?
1500 और इस तरह से चलता चलता वो 60,000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसका जो असेसमेंट ईयर 2021 है उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी पहले हम फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं 2008 में कितनी है इसकी सैलरी 20,000, देन 9 में कितनी हो जाएगी 20,500, देन 10 में 21,000 एंड सो ऑन। जैसे ही हमारे पास 1 जुलाई 2019 आएगा तो उस वक्त इनकी सैलरी इसकी सैलरी कितनी होगी 26,000 और 1 जुलाई 20 तक को कितनी है इसकी सैलरी 27,000। ठीक है, तो ये आ गई हमारी इस साल की सैलरी। जैसे ही आप इंक्रीमेंट लगाओगे ये सैलरीज आपके पास आ जाएंगी। तो हमारा जो साल है वो कौन सा है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक। तो इसमें ये जो मंथ्स हैं, ये कितने मंथ्स हैं 9 मंथ्स हैं। 9 मंथ्स के लिए सैलरी कितनी है 26,000 है और इससे पहले इंक्रीमेंट कितना लगा है ये 1,000 लगा है, यानी कि 25,000। पिछले साल 2018 में कितनी थी 25,000 थी। तो 3 मंथ्स के लिए कितनी आ जाएगी ये 25,000, क्योंकि 1 जुलाई 19 से हुई है इनकी सैलरी 26,000। तो इससे पहले के जो 3 महीने हैं उसमें कितनी आ जाएगी 25,000। सो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 75,000 एंड 26,000 मल्टीप्लाई बाय 9 234,000। तो टोटल कितनी आ जाएगी 3,09,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। बस देखना कितना है, किस बात का ध्यान रखना है आपको कि सैलरी लास्ट को ड्यू हो रही है, नेक्स्ट मंथ में ड्यू हो रही है या फर्स्ट को ड्यू हो रही है। बस यही 2-3 चीजें हैं, इसी में से क्वेश्चन एक आधा आपको आ जाएगा। मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब इन द ग्रेड ऑफ 20,000, वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है। इस केस में क्या हो रहा है 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर नेक्स्ट मंथ में जा रहा है तो हमारे पास पहले के कितने आ जाएंगे 4 मंथ्स और नेक्स्ट के कितने आ जाएंगे 8 मंथ्स। ये देखिए यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे कितने लिए थे 3 मंथ्स लिए थे और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4 मंथ्स आ जाएंगे और नेक्स्ट के कितने आ जाएंगे 8 मंथ्स। तो ये कितना आ जाएगा 1 लाख यहाँ पे आ गया एंड देन 2,08,000। तो टोटल कितना आ गया 38। डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि वैसे तो इसकी सैलरी 3,9 बन रही है, लेकिन 26,000 की जगह पे 25,000 लेना है एक और बार और ये 26,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। तो 1,000 का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें से 1,000 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 3,08,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी इनकम में कौन कौन सी सैलरी आ जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या है, पार्टनर को अगर फर्म में से हिस्सा मिल रहा है तो वो किस में आ जाएगा, पार्टनरशिप फर्म की इनकम है वो सैलरी में नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑनर। अगर वो पार्ट ऑनर है तो उसकी इनकम किस में आ जाएगी, ऑनर की इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट हम जब ये पार्टनरशिप फर्म का और पीजीबीपी का करेंगे एमसीक्यूज, उसमें ये डिटेल्ड आपको थोड़ा सा मिल जाएगा कि कौन से हेड में कौन से सेक्शन में ये पार्ट आएगा। सो यहाँ पे कौन सी आएगी, सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये अदर सोर्सेज हेड की इनकम है, तो सैलरी हेड में कौन सी आएगी, सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए जॉइन्स अ जॉब। सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखना क्या है, विच बिकम्स ड्यू ऑन 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, ऑल्सो रिसीव डियरनेस अलाउंस। तो इसमें क्या है, उसको 100% सैलरी का क्या मिल रहा है, डीए भी मिल रहा है। डीए क्या होता है, डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता है कि भाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, तुम्हारे खर्चों के लिए जो मैं आपको आपकी ही सैलरी का 100% आपको डीए दूंगा। तो इस केस में हमारे पास सैलरी क्या थी, सैलरी थी हमारे पास 3,08,000 थी। इस केस में हमने जो कैलकुलेट की थी 1st डे ऑफ नेक्स्ट मंथ वाले में, तो 100% ऑफ सैलरी ही इसको डीए मिल रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा
6,16,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि सैलरी में कौन कौन सी एक तो सैलरी की इनकम टैक्सेबल हो गई और दूसरा आ जाएगा डीए। जैसे जैसे ये और चीजें आती जाएंगी आपके एमसीक्यूज में सारी चीजें कवर होती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज ज्वाइन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2015 इन द ग्रेड ऑफ। पंकज ने जब ज्वाइन किया तब ये ग्रेड पे था उसका। He shall be paying tax for the year ended 31st March 2020 on the salary of। तो सबसे पहले सैलरी देख लेते हैं। डायरेक्टली कैलकुलेट कैसे हो जाएगी इसकी सैलरी? 2015 में है 15,000, तो 16 में कितनी हो जाएगी? 16,000, 17 में 17,000 और 18 में 18,000 आ जाएगी। तो इसी तरह से 2019 में कितनी आ जाएगी सैलरी? 18,000 प्लस 2,000 20,000 इसकी सैलरी आ जाएगी। सो 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक इसकी सैलरी कितनी है? 12 मंथ्स की 20,000 है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 महीनों की सैलरी इसकी कितनी आ गई? 2,40,000। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा जो बेसिक यानी कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका क्वेश्चन है। तो इसको एक बार हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसको हम बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स जब हम करेंगे उसमें हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे वहां पे। तो अब आ रहे हैं इनकम टैक्स के अलाउंस के क्वेश्चन। सैलरी हेड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अलाउंस और परक्विजिट्स के। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस इस तरह से कि अलाउंस होते क्या हैं। जब सैलरी का एग्रीमेंट होता है तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को बहुत सारे जो कैश में उसको पेमेंट मिलती है एक्स्ट्रा उसके खर्चों के लिए जो उसको पेमेंट मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? अलाउंस कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था डियरनेस अलाउंस, ये किसके लिए होता है? ये होता है महंगाई भत्ता। हाउस रेंट अलाउंस किसके लिए होता है? कि जो उसका एम्प्लॉय है वो रेंट पे रह रहा है, इसके लिए उसको पेमेंट मिलती है अलग से। बोलते हैं ना कि आपको खर्चे भी आपके एम्प्लॉयर ही आपको पे कर रहा है, तो वो सब क्या आ जाते हैं? अलाउंस आ जाते हैं। तो इस केस में डैश इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर टू मीट एक्सपेंडिचर एक्चुअली इंकर्ड ऑन पेमेंट ऑफ रेंट। तो रेंट की पेमेंट के लिए जो आपको अलाउंस मिलता है वो कौन सा है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, डायरेक्टली नहीं तो कैलकुलेशन वाला तो जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फुली टैक्सेबल अलाउंस? कन्वेयंस अलाउंस ये फुली टैक्सेबल नहीं है। ये जो तीनों है कन्वेयंस, ट्रैवलिंग और रिसर्च, ये फुली टैक्सेबल नहीं है। इनकी कैलकुलेशन आगे हम देखेंगे, लेकिन इनमें फुली टैक्सेबल अलाउंस कौन सा है? मेडिकल अलाउंस है। अगर आपको मेडिकल के लिए कोई भी अलाउंस मिलता है यानी कि कैश आपको रिसीव हो रहा है मेडिकल के लिए, तो वो फुली टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके लिए जो आपको फैसिलिटीज मिलती हैं वो परक्विजिट में होंगे, उसमें आपको थोड़ी बहुत एग्जम्पशन मिल सकती है। वो आगे हम जैसे ही क्वेश्चन करेंगे परक्विजिट वाला उसमें ये कवर हो जाएगा। लेकिन कन्वेयंस, ट्रैवलिंग और रिसर्च इनमें आपको एग्जम्पशन मिलती है। कितने अमाउंट की मिलती है ये नेक्स्ट है। फॉर एन एम्प्लॉय in receipt of hostel expenditure allowance for his 3 children the maximum annual allowance exempt under 1014। ये जो है सारे ही ये 1014 में मोस्ट ऑफ कवर हो जाएंगे आपके। तो हॉस्टल के लिए कितना सरकार हमें अलाउ करती है? इनकम टैक्स में हॉस्टल के लिए किया जाता है 300 पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड मीन्स 600 पर मंथ, राइट। तो ये कितना आ जाएगा? अगर आपके 3 चिल्ड्रन है तो उस केस में मल्टीप्लाई बाय 12 7200 आ जाएगा। लेकिन आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो 3 है, लेकिन 3 के लिए एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी, आपको 2 ही बच्चों के लिए एग्जम्पशन मिलने वाली है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए भी मिल जाएगी, 2 है 2 के लिए तो पूरी मिलनी ही मिलनी है, 3 है तो फिर भी 2 के लिए ही मिलेगी मैक्सिमम। है कितनी लिमिट ये? 300 पर मंथ पर चाइल्ड। तो 2 चाइल्ड के केस में 600 पर मंथ हो जाएगी और पूरे साल का कितना हो गया? 7200, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन है जो बच्चे की ट्यूशन फीस वगैरह पे होती है, उस केसेस में ये था हॉस्टल का एक्सपेंडिचर और ये है एजुकेशन का।
एजुकेशन का कितना अलाउ करती है, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, राइट। तो इस अगर 2, तो इस केस में 3 के केस में कितने को एग्जाम्पशन मिलेगी, ओनली 2 किड्स को ही एग्जाम्पशन मिलेगी। तो इसके क्या आ जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 2400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 2400। स्नेहा इज एन एम्प्लॉय इन अ प्राइवेट कंपनी। इन द प्रीवियस ईयर शी रिसीव्ड सैलरी 1,80,000। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, 60,000। शी इज रिजाइडिंग विद हर पेरेंट्स। हर टैक्सेबल HRA विल बी। टैक्सेबल HRA क्या हो जाएगा, उसका फुल हो जाएगा, क्योंकि उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्या अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, राइट। अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रेंट पे रह रही होती फिर भी उसको एग्जम्पशन मिल जाती, लेकिन इस केस में उसका सारे का सारा HRA है जो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस हर टैक्सेबल HRA इज 60,000। HRA के केस में आपको एग्जम्पशन कितनी मिलती है, तो देख लेते हैं। ये जो लिमिट है ये कैसे कैलकुलेट होती है, एक्चुअल HRA आपको कितना रिसीव हुआ है, जैसे इस केस में 60,000 है, और जो नॉन मेट्रो सिटीज हैं और अदर सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज के केस में 50% ऑफ सैलरी और अदर केसेस में 40% ऑफ सैलरी आपको लेना है। अब इस केस में सैलरी कौन सी लेनी है, सैलरी आएगी आपकी बेसिक सैलरी और डीए इन टर्म्स का मतलब है जो इन चीजों को कैलकुलेट होने के लिए जो डीए यूज होता है उसको हमें लेना है, प्लस कमीशन। तो इस केस में हमें के लिए सैलरी दी हुई है, तो 1,80,000 का अगर हम 40% करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72,000। और थर्ड केस क्या आ जाता है, हमने कितना रेंट पे किया है, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी कितनी है यहाँ पे, 18,000। और अगर इस केस में अगर हम रेंट पे रह रहे होते, सपोज रेंट हम पे कर रहे हैं 10,000 पर मंथ, तो कितना आ जाएगा, 120 माइनस 18,000 मीन्स 1,08,000। तो उस केस में हमें एग्जम्पशन कितनी मिल जाती, 60,000 की एग्जम्पशन मिल जाती, क्योंकि इस केस में क्या होता है, विच एवर इज अर्ली लोअर, तीनों में से जो छोटी अमाउंट होगी, कम अमाउंट होगी, उसका मिल जाएगा। तो उस केस में क्या होता, हमारा HRA 0 टैक्सेबल होता, लेकिन इस केस में उनको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, क्योंकि ये फुली टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि वो रेंट पे नहीं रह रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुरली एम्प्लॉयड इन मेघा लिमिटेड दिल्ली है, मेट्रो सिटी आ गई। ही इज पेड HRA ऑफ 9,000 पर मंथ। HRA कितना मिल रहा है, 9,000 मिल रहा है। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना आ जाएगा, 1,08,000। और फिर इसका क्या है, सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ HRA रिलीफ में बी टेकन एज 20,000 पर मंथ। तो HRA की कैलकुलेशन के लिए सैलरी हमें कितनी लेनी है, 20,000। तो मतलब मेट्रो सिटी है तो 50% ऑफ 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ जाएगा, ये 1,20,000। सैलरी कितनी होनी थी, 240 होनी थी, और उसका 50% क्या आ जाएगा, 120। और एक्चुअली रेंट पे कितना है, 10,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल का 1,20,000, और उसमें से 10% ऑफ सैलरी का कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 24,000। तो क्या आ जाएगा, 96,000। विच एवर इज अर्लियर, तीनों में से कम अमाउंट कौन सा है, 96,000। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। हाउ मच ऑफ द HRA इज टैक्स फ्री। तो HRA उसको मिल कितना रहा है, 1,08,000 मिल रहा है, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा, और जो बच गया 12,000, ठीक है, 12,000 जो बच गया, तो वो इसका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज 80 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 3 बच्चों के लिए उसको कितना मिल रहा है, 80 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, ये उसको मिल रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज पर चाइल्ड। तो इस केस में हम 100 को माइनस नहीं करेंगे,
तो इसमें हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, 100 को ही लेंगे, लेकिन किस तरह से लेंगे, ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितना था 2880, और इसमें से एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा 2400, राइट। तो ये माइनस होकर कितना आ गया 480। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस कितना आ जाएगा, ये 480। Chandan, a handicapped employee, received 1500 per month as transport allowance for his employer. ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले सभी को मिलता था, लेकिन अब से जो न्यू रेगुलेशंस आई हैं तो उस केस में क्या है, ये इसको हैंडीकैप्ड को ही मिलती हैं। His actual expenditure on transport is 1000 per month, तो उसको मिलता कितना है 1500 पर मंथ मिलता है, और उसने 1000 का खर्चा कर दिया। तो इस केस में क्या है, देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता होता है उसको 3200 पर मंथ। 3200 पर मंथ क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, तो मिल कितना रहा है 1500 मिल रहा है। हमने कितना खर्चा किया इसके ऊपर तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, 1500 मिल रहा है, 3200 पर मंथ हमारा क्या है, इसका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो इस केस में टैक्सेबल कितना आ जाएगा, अमाउंट नील, जीरो अमाउंट टैक्सेबल आ जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। कैलकुलेट द एग्जम्प्ट HRA फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। एक्स को बेसिक सैलरी कितनी मिल रही है 50,000 पर मंथ मिल रही है, और DA कितना मिल रहा है 10,000 पर मंथ। तो HRA के लिए सैलरी कितनी हो जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसकी रह कहाँ पे रहे हैं, कुछ भी मेंशन नहीं है। लिव्ड इन पेरेंट्स विद मुंबई। पहले क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 40 ऑफ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमें HRA मिल तो रहा है, ये HRA नहीं, ये जो DA मिल रहा है हमें, ये कितना मिल रहा है 10,000 पर मंथ मिल रहा है, लेकिन DA इन टर्म्स कितना, इसका पार्ट का बेनिफिट कितना बनेगा 40%, यानी कि 4000। तो यहाँ पे हम 60,000 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 54,000, राइट। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड HRA कितना मिल रहा है 20,000 पर मंथ। ही एक्चुअली लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन मुंबई एंड पे रेंट ऑफ 20,000। मुंबई में अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रह रहा होता फिर HRA का बेनिफिट नहीं मिलना था, लेकिन अब वो पेरेंट्स के साथ ही रेंट पे रह रहा है और 20,000 पर मंथ वो रेंट पे कर रहा है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 240। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी ये सैलरी, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 50%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जो उसको एक्चुअली मिल रहा है 240, और यहाँ पे 10% सैलरी का 10% कितना आ जाएगा 54,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो इस केस में विच एवर इज लेस, जो भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा लेस हो जाएगा, एग्जम्प्ट जो HRA है वो आ जाएगा। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3,24,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,40,000 माइनस 64,800, और यहाँ पे कितना आ गया 1,75,200। तो विच एवर इज लेस कितना अमाउंट है, ये है 3,24,000, ये है 240 और ये है 1,75,200। विच एवर इज लेस एग्जम्प्ट अमाउंट कितना आ जाएगा 1,75,200। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raman purchased a residential house property in Ahmedabad on loan for which he has paid interest of उन्होंने क्या किया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 50,000 पे कर रहे हैं। He is working in Delhi and getting HRA of 4,000 per month. He can claim exemption or deduction for। देखिए यहाँ पे इस साइन को देखिए ध्यान से, और अगर तो इन्होंने लिखा होता एग्जम्पशन एंड डिडक्शन फॉर, फिर तो आ जाता जी एग्जम्पशन मिल सकती है उसको HRA के लिए क्योंकि वो रेंट पे रह रहा है यहाँ पे, ठीक है, और डिडक्शन मिल जाती है उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाकर जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके घर के लिए, ठीक है, फिर तो आ जाता है ये बोथ वाला केस। लेकिन यहाँ पे स्लैश को देखकर क्या पता चलता है कि या तो वो एग्जम्पशन ले सकता है या वो डिडक्शन ले सकता है। सैलरी के क्वेश्चंस है इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ओनली HRA।
एग्जम्पशन ले सकता है वो HRA के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिसीव्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ 500 पर मंथ फॉर 1 चिल्ड्रन। एक ही चिल्ड्रन है, 500 उसको मिल रहा है, तो ये कितना है 6000। नेक्स्ट है उसका ये एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा 100 पर चाइल्ड, 1200 उसका एग्जम्प्ट हो गया। तो कैलकुलेट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। टैक्स देखिए 6000 मिल रहा था और 1200 इसमें से एग्जम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा 4800, 4800 क्या आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। अगर उन्होंने एग्जम्प्ट अमाउंट पूछा होता तो कितना आया था 1200 आया था, टैक्सेबल कितना आ जाएगा 4800। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण अ रेजिडेंट ऑफ मेरठ रिसीव्ड 38,000 पर मंथ पर एनम एज basic salary. In addition, he gets 12,000 per annum as DA, which doesn't form part of basic salary. तो मतलब जैसे ही हम HRA को कैलकुलेट करेंगे, इसको DA को नहीं लेंगे क्योंकि वो बेसिक सैलरी का पार्ट नहीं है। 5% कमीशन उसको मिल रहा है ऑन टर्नओवर अचीव बाय हिम। टर्नओवर कितनी अचीव की है 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 10% कितना बनता है डायरेक्टली देखेंगे 60,000, तो 5% कितना हो जाएगा 30,000 उसका कमीशन हो गया और 38,000 होगी उसकी सैलरी। टोटल सैलरी कितनी आ जाएगी HRA के लिए 68,000। 7,000 पर एनम उसको मिल रहा है HRA मिल कितना रहा है 7,000। सैलरी कितनी है 68,000 पर एनम मल्टीप्लाई बाय 40%, और जो रेंट है वो कितना पे कर रहा है 8,000 माइनस कितना आ जाएगा 6800। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये लिमिट्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 6800, यहाँ पे आ गया 1200। 68,000 मल्टीप्लाई बाय में 40%, तो ये कितना आ जाएगा 27,200। विच एवर इज लेस कितना है 1200 है। तो द क्वांटम ऑफ HRA एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एग्जम्पशन कितनी मिल जाएगी 1200 की। ठीक है, यहीं पे हमारे ये 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 30 to 35 MCQs हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।